नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो ये मार्च महीने का गिरिराज पत्रिका का हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले मार्च के हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम तीसरा पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर देखिए टेलीग्राम का लिंक आपके पास नहीं चलता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम ग्रुप से @allexam31 सर्च कर सकते। तो आपको वहाँ पर सिमिलर एक आइकन बना मिलेगा जैसा हमारे यूट्यूब चैनल पर है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप हाउ मैनी आयुष वेलनेस सेंटर इन 2021-22। तो हिमाचल प्रदेश सरकार 2021-22 में कितने आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगी। देखिए ये बात की जा रही है 2021-22 की। तो कितने ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में? ऑप्शन बी सही आंसर है, 143 143 आयुष वेलनेस सेंटर जो है वो स्थापित किए जाएंगे। देखिए यहाँ से जानने के लिए काफ़ी कुछ है। सबसे पहले तो आयुष के बारे में ही जान लीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखो आयुष की जो एब्रीवेशन होती है वो होती है, ए स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, वाई स्टैंड फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू स्टैंड फॉर यूनानी, एस स्टैंड फॉर सिद्धा एंड एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी। तो ये आयुष का पूरा नाम है। ठीक है, ये आयुष के बारे में आपको पता चल गया कि इसका पूरा नाम क्या है। अगर आयुष वेलनेस सेंटर्स की बात की जाए तो 2021-22 में 143 ऐसे सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा योग को बढ़ावा देना। मतलब योगा जो है उसको बढ़ावा देना, इसका मुख्य एम जो है वो होगा। अब यहाँ पर भी वही सब लिखा है कि कुछ ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर जो होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा और वो प्राइवेट सेक्टर में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाएंगे योगा को पॉपुलराइज करने के लिए, योगा को प्रसिद्ध करने के लिए। तो ये इनका काम होगा। तो आयुष का पूरा नाम, इसके कितने वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सेंट प्रपोजल टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट प्लास्टिक पार्क एट विच प्लेस। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है? ये क्वेश्चन देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है यहाँ से एक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नालागढ़ में। देखो ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट जो गिरिराज की, इससे पहले जो मार्च महीने का दूसरा पार्ट था, तो वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था, परंतु उस टाइम एमसीक्यू की फॉर्म में ये डिस्कस नहीं हुआ था। उस टाइम ऐसे और भी क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस हुए थे। अब इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अब ये एक अभी तक प्रपोजल भेजा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम इस तरह का काम करना चाहते हैं, प्लास्टिक पार्क एक बनाना चाहते हैं और 100 एकड़ भूमि पर ये प्लास्टिक पार्क बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, 100 एकड़ भूमि पर ये प्लास्टिक पार्क बनाने की इच्छा जाहिर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ की गई है। बाकी डिटेल में आप पार्ट 2 देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इससे ही रिलेटेड है। मेडिकल डिवाइसेस पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश एट। तो हिमाचल प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? देखो ये जो मेडिकल डिवाइसेस पार्क है इसकी स्थापना भी नालागढ़ में स्थापित करने का इसका प्रपोजल भेजा गया है। तो ऑप्शन बी नालागढ़ जो है वो सही आंसर है। अब नालागढ़ में इसको स्थापित करने का प्रपोजल भेजा गया है, बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर कितनी भूमि पर ये बनाया जाएगा? ये 265 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। ठीक है, पहली बात ये होगी कि ये 265 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। और दूसरी बात कि इसके लिए इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल कितना रखा गया है? तो 261 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल यहाँ पर रखा गया है। और क्या है यहाँ पर जानने लायक? यहाँ से लगभग 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, एक ये बात होगी। दूसरी बात होगी कि इसकी जो टर्नओवर होगी वो 20,000 करोड़ रुपए की होगी, ये भी अनुमान लगाया गया है। और ये 3 से लेकर 5,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये सब इसके बारे में आप इम्पॉर्टेंट और बेसिक सी चीज़ें याद रखिएगा। ये जो मेडिकल डिवाइसेस पार्क स्थापित किया जा रहा है या फिर स्थापित करने का प्रपोजल भेजा है। अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए, परंतु और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब एंड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब भी स्थापित करने के लिए प्रपोजल भेजा है। ये नालागढ़ के लिए ही इसका प्रपोजल भेजा गया है और 400 एकड़ भूमि पर यह स्थापित करने का प्रपोजल भेजा गया है।
तीन चीज़ें नालागढ़ में स्थापित करने का प्रपोजल भेजा गया है। एक प्लास्टिक पार्क हो गया नालागढ़ में, और दूसरा मेडिकल डिवाइसेस पार्क हो गया, ये भी नालागढ़ में, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब एंड पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब। इसका प्रपोजल भी नालागढ़ के लिए भेजा गया है। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है बल्क ड्रग पार्क। ये जो बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का प्रपोजल भेजा गया है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थापित करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, ऊना में स्थापित करने के लिए भेजा गया है। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई गई है वो लगाई गई है 1190 करोड़, और भूमि कितनी बताई गई है इसके लिए 1405 एकड़ भूमि पर ये स्थापित किया जाएगा। और यहाँ से लगभग 15,000 के करीब जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी। इतने लोगों को यहाँ से रोजगार मिल सकता है। तो ये चार चीज़ें याद रखिए, तीन जो नालागढ़ में स्थापित की जा रही हैं और एक जो ऊना में स्थापित करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सोशल सिक्योरिटी पेंशन आर गिवन टू 65 to 69 ईयर ओल्ड वुमेन अंडर स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना। तो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत 65 से लेकर 69 वर्ष की महिलाओं को कितनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है या फिर दी जाएगी। देखो, ये भी बजट में कहा गया था। अभी जो इस बार की गिरास पत्रिका थी, बजट से रिलेटेड ज़्यादा बातें यहाँ पर की गई थी। तो इसमें बात की गई है कि हम जो है 1,000 रुपये, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 1,000 रुपये का जो ये पेंशन है ये प्रोवाइड करवाएंगे। योजना का नाम है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना, और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि यहाँ से अराउंड 60,000 वुमेन को जो है वो हेल्प मिलेगी। और इसके लिए जो अमाउंट स्पेंड किया जाएगा वो 55 करोड़ रुपए का प्रपोजल रखा गया है। 55 करोड़ रुपया इसके लिए प्रपोज किया गया है। कितना करोड़ रुपया हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और ये यहाँ से होगा, ये सब आप इसके बारे में याद रखिएगा। अब जब पेंशन की बात की गई है तो वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में भी जान लीजिए। ये जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इस योजना में जो है वो 60 वर्ष से अधिक और 70 ईयर से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जो है वो 850 रुपया प्रति माह दिया जाता है। कितना? 850 रुपया दिया जाता है 60 to 70, 60 से अप और 70 से नीचे। परंतु इसके लिए इनकम क्राइटेरिया रखा गया है कि उनकी वार्षिक आय जो है वो 35,000 से कम होनी चाहिए। दूसरा रखा गया है कि 70 से अप यानी कि 70 वर्ष से अधिक आयु के जो नागरिक हैं उनको 1,500 रुपया प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितना? 1,500 रुपया उनको वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। तो ये आप वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में याद रखिए कि 60 to 70 अगर कोई है तो उसको 850 दिया जाएगा, अगर 70 से अप कोई है तो उसको 1,500 रुपया दिया जाएगा। ये जो 60 से 70 की बात की गई है, यहाँ पर इन्होंने इनकम का क्राइटेरिया रख दिया है कि उनकी वार्षिक इनकम 35,000 से कम होनी चाहिए। और ये जो 70 से अप वाले हैं इनके लिए कोई भी वार्षिक आय मतलब इनके लिए कोई भी आय सीमा इन्होंने नहीं रखी है, कोई भी इनकम का क्राइटेरिया ऐसा नहीं रखा है। ये सभी को दे दी जाएगी 1,500 रुपया प्रति माह। तो ये सब आप याद रखिएगा जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ से है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सगुन योजना। एक सगुन योजना जो काफ़ी चर्चा में भी रही थी और बजट में भी इसकी बात की गई थी, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट आप देखिए, यहाँ पर कहा गया है अंडर दिस स्कीम अ ग्रांट ऑफ 31,000 विल बी गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू द डॉटर्स ऑफ दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटी फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लाइन। इनके BPL फैमिलीज़ की जो लड़कियां हैं, BPL फैमिलीज़ की जो लड़कियां हैं जो SC ST और OBC से बिलोंग करती हैं, उनको मैरिज के टाइम में जो है वो 31,000 रुपये की ग्रांट प्रोवाइड करवाई जाएगी। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि अंडर दिस स्कीम अ प्रोविजन ऑफ 50 करोड़ रुपीज हैज़ बीन मेड। इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैंने आपको क्या कहा था इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कि ये काफ़ी न्यूज़ में था। अब न्यूज़ में क्यों था पहले आप ये समझिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि जब बजट में इसकी बात की गई थी कि SC ST और OBC कम्युनिटी को जो कि BPL भी हैं उनको, उन लड़कियों को 31,000 रुपया दिया जाएगा। तब उस टाइम इसका ऑब्जेक्शन जो है वो किया गया अपोजिशन के द्वारा। ऑब्जेक्शन क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर SC ST और OBC BPL फैमिलीज़ की बात की गई थी।
ऑपोजिशन का मुद्दा ये था कि अगर कोई बीपीएल फैमिली से है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको ये क्यों ना दी जाए। तो इसीलिए इसका विरोध किया गया और इसको चेंजेस करनी पड़ी इसमें। तो इसमें अब जनरल कैटेगरी को भी इन्वॉल्व कर लिया है जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो यानी कि सभी जनरल हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, जो बीपीएल भी हैं उनको 31,000 रुपया दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, यहाँ पर जनरल भी ऐड होगा। और दूसरी स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए का प्रोविज़न दिया गया है। तो ये तो दिखती बात है कि अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, 50 करोड़ रुपए का ही प्रोविज़न इसके लिए किया गया है। तो ऑप्शन बी ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरी ही स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। काफ़ी चर्चा में भी ये था। अब जब चर्चा में था तब आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा वो मैटर नहीं करता, परंतु अब आपको पता चल गया तो आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो लुहरी चरण 1 परियोजना है इसकी क्षमता कितनी। देखो ये भी बजट में इसकी बात की गई थी, गिरिराज पत्रिका में भी इसकी बात की गई और इससे पहले भी इसकी कई बार बात की जा चुकी है और आपने भी ये कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा। परंतु अगर इसको रिवाइज ना किया जाए तो ये एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है और कई बार क्वेश्चन ऐसे गलत भी हो जाता है। तो लुहरी परियोजना की बात करें, लुहरी चरण 1 परियोजना, इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसकी कैपेसिटी है ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 210 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। तो अब ये तो 210 मेगावाट की होगी लुहरी चरण 1 परियोजना। अब 210 मेगावाट की ये परियोजना है, कौन सी नदी के ऊपर बनाई जा रही है। तो सतलुज नदी के ऊपर बनाई जा रही है। इस परियोजना को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन होगी। तो इस परियोजना को जो एजेंसी इंप्लीमेंट करेगी उसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVNL। इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा, ये इसके बारे में बात होगी। और अगर और भी आप जानेंगे तो इसका डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन से ये डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में ये परियोजना स्थित होगी। ये आप याद रखिएगा इस परियोजना के बारे में। अब ये तो लुहरी चरण 1 परियोजना के बारे में हो गया। अब आगे चल के देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ फुल फॉर्म्स आपके पास दी गई हैं, जैसे कि PPP की फुल फॉर्म दी गई है। इसके 2 पूरे नाम होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, गिरिराज पत्रिका में भी PP मॉडल की बात की गई थी, तभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा इकोनॉमी की टर्म में अगर आप देखे जाएँ तो इसका पूरा नाम होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। PP का पूरा नाम परचेजिंग पावर पैरिटी भी होता है इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार HPSSC के एग्ज़ाम में ये पूछ लिए भी जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें पहले तो आप ये याद रखिए। दूसरी देखिए आशा वर्कर्स के बारे में आपने सुना है, तो इसका पूरा नाम होता है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये आप याद रखिएगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसका पूरा नाम होता है आशा का। अब तीसरे नंबर पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है वी शेप रिकवरी, क्योंकि ये बात इकोनॉमिक सर्वे में की गई थी कि वी शेप रिकवरी जो है वो इकोनॉमी में होगी। तो वी शेप रिकवरी आप समझिए कि किस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी वी शेप की रिकवरी, ठीक है। ये ग्राफ है, आप मान लीजिए, तो कुछ इस तरह से रिकवरी होगी वी शेप की। देखो ग्राफ को देखकर आप समझ जाएंगे कि पहले इकोनॉमी नीचे को जा रही है और फिर ऊपर को आ रही है। तो वही होता है वी शेप का रिकवरी, कि पहले तो एकदम से अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे गिर जाती है और फिर एकदम से नॉर्मल कंडीशन पर या फिर नॉर्मल ग्रोथ पर आ जाती है। वही देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है कि वी आकार की वसूली में अर्थव्यवस्था जल्दी से खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करती है और सामान्य विकास की प्रवृत्ति रेखा पर वापस आ जाती है। जो उसने खोया होता है उसको वापस कर लेती है और नॉर्मली जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। ये होती है वी शेप की रिकवरी। तो ये 3 चीज़ें भी आपको यहाँ से याद रखनी है। तो जो भी गिरिराज पत्रिका से इंपॉर्टेंट बना वो आपके साथ डिस्कस किया। So that's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.